में जीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। यूपीएससी और जीपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए सांप्रत प्रवाहों में आवा प्रश्नों पूछा से पर्यावरण तथा विज्ञान અને टेक्नोलॉजी प्रश्नों 71 थी 80, यानी अभी से पहले सब 70 क्वेश्चन में डील कर चुका हूं और उसका व्याख्यात्मक हल आपको यूट्यूब पे रख चुका हूं। तो आप पिछले भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखिए और लाभान्वित होइए। तो चलिए अब जरा हम लोग शुरुआत करें। यूपीएससी जीपीएससी 2025 वर्तमान पावतो विज्ञान અને टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरण टेस्ट 8वां टेस्ट पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे ना विधानों पर विचार करो। पहला, कोप 29 નું આયોજન અજરબૈજાનના બાકુ નગરમાં કરવામાં આવ્યું હતું। બીજા, તેમાં ભારતે 2035 સુધી પ્રતિવર્ષ $300 મિલિયન એકઠા કરવાના પ્રસ્તાવિત લક્ષ્યનું સમર્થન કર્યું। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચું સાચા છે? ફક્ત એક અને બે, सॉरी फक्त बे, एक અને બે બંને उपरोक्तમાંથી एक પણ नहीं। सबसे पहले दोस्तों आंसर तो ए है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यह प्रश्न मैंने क्यों रखा? हर प्रश्न में पहला लाइन यही है कि इस प्रश्न को मैंने क्यों रखा। 11 થી 24 નવેમ્બર 2024ની વચ્ચે અજરબૈજાનના બાકુમાં આબોહવા પરિવર્તન પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ફ્રેમવર્ક કન્વેન્શન UNFCCC ના પક્ષકારોનું સમ્મેલનનું 29મું સત્ર COP 29 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું। इसलिए ये प्रश्न सेट हुआ है। आ सम्मेलनનું મુખ્ય ધ્યાન આબોહવા નાના પર નવા સામૂહિક પરિમાણિત લક્ષ્ય अपनाव्યું। इसमें क्या लक्ष्य है? तो तेना हेठल वर्ष 2035 સુધી ઓછામાં ઓછા $300 બિલિયન પ્રતિવર્ષનું નવું લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું, જે પાછલા લક્ષ્ય $100 બિલિયન થી 3 ગુણા વધારે છે। 100 બિલિયન से 300 બિલિયન। તેનો ઉદ્દેશ વિકાસશીલ દેશો માટે ઉત્સર્જનમાં કાપણી કરવા અને આબોહવા પરિવર્તનની વધતી અસરોથી ઉકેલ માટે જરૂરી નાણું એકઠું કરવાનું છે। ભારત COP 29 सम्मेलनना दरमियान माटे आबोहवाना नाना माटे अपूर्ता नाणकीय प्रतिबद्धता तथा समावेशिताना अभावना कारणे नीचेना आधारों पर अस्वीकार करी दी थी। नीचे जो है आधार, उस पर भारत कहा कि ये पैसा कम है, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। भारते 2035 સુધી प्रतिवर्ष $300 બિલિયન એકઠા કરવાના પ્રસ્તાવિત લક્ષ્યની આલોચના કરીને કહ્યું કે તે ઘણા ઓછા અને ઘણા અંતરની વાત છે। टू लिटिल और टू जो है डिस्टेंस। ભારતના મુજબ આબોહવા નાના પોષણના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક સ્તર પર નિર્ણય લેવામાં સમાવેશિતાનો અભાવ છે અને આ પ્રકારે આ વૈશ્વિક દક્ષિણની પ્રાથમિકતાને પ્રતિબિંબિત કરતું નથી। समावेशिता का अभाव है, समझ रहे हैं ना? यानी हर एक राज्य को इसमें से हम जिम्मेदारी नहीं दिए हैं। भारत ये बात पर जोर मूक्यो कि विकसित देशों पेरिस समझौतीना अनुच्छेद 9 अनुरूप आबोहवा नानू इकट्ठा करवामा अग्रणी भूमिका भजवी जोईए, जेमा विकसित देशों माटे विस्तारित जवाबदारी नक्की करवामा आवी।
तो क्या देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जितना पैसा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करिए, और उसमें जो विकसित देश है उनको तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विश्वास लर्निंग ऑनलाइन क्लास में भी वही गुणवत्ता प्रदान कर रहा है जो ऑफलाइन क्लास में करता है, क्योंकि जो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ वही लेक्चर वहाँ पर अपलोड होता है। तो उस क्रम में यूपीएससी और जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का ये कोर्स है। आप पहले विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये क्यूआर कोड है इससे। ये कोर्स हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम का मतलब कि इसका पीपीटी भी हिंदी है और इसका टीचर में जो मैं बोल रहा हूँ वह भी हिंदी है। वीडियो 105 है, 200 घंटे का लेक्चर है, मात्र 750 रुपया में ये अवेलेबल है। लेकिन गुणवत्ता आपको गुजरात नहीं पूरे भारत में जो है कोई नहीं दे पाएगा जो इस भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको मिलेगा। अब आइए 72वां क्वेश्चन। नीचे ना विधानों पर विचार करो। कोलसा प्राकृतिक गैस के तेल ना सलगावाथी निकलता गैसीय उत्सर्जन फ्लू गैस कहे છે या હોય છે। પીઈએમ ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર તકનીક પાણીથી ઓક્સિજનનું ઉત્પાદન કરે છે और फ्लू गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्राप्त करी शकाय। ઉપરના પૈકી કેટલા વિધાન સાચા છે? ફક્ત એક, ફક્ત બે, બધા ત્રણ, उपर्युक्तમાંથી एक પણ नहीं। इसका आंसर है बी। 2 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। लेकिन हमेशा जब करंट के क्वेश्चन को देखिए तो उस प्रश्न को देख करके तय करिए कि ये पूछा क्यों जा रहा है। तो जवाब 8 नवंबर 2024 में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा प्रदान करेली माहितीना मुजब तेना विंध्याचल आवेला एकम में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन थी मिथेनॉलનું संश्लेषण કરવામાં आवेल છે। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला करके और मिथेनॉल बनाया गया, यानी मिथाइल एल्कोहल बनाया गया। एनटीपीसी ना मुजब आ विश्वનો प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल संश्लेषण प्लांट છે। कल यही क्वेश्चन पूछ दे घुमा के। आ प्रक्रिया माटे कार्बन डाइऑक्साइड ने फ्लू गैस थी प्राप्त करवामा आव्યું હતું અને हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रोलाइजर थी प्राप्त करवामा आव्યું હતું। देख लीजिए स्टेटमेंट आ गया। एनटीपीसी ए विंध्याचल में आवेला एकम में एक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एकम पण लगाववामा आव्યું છે जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा। अब देखिए आगे कहता है पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर एक एवी आधुनिक तकनीक છે जे पानीना इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन करे છે। 8वां के केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर दें तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तेमा प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन નો ઉપયોગ થાય છે જે તેને પારંપરિક ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર તકનીકથી વધુ कुशल અને कॉम्पैक्ट बनावे છે। अब आइए फ्लू गैस किसको कहते हैं? फ्लू गैस ते गैसीय उत्सर्जन ने कहे છે जे बलतन ने सलगवा जेम के कोलसा प्राकृतिक गैस के तेल ना दरमियान निकले છે। माना कोयला प्राकृतिक गैस और तेल को जला करके जलाने से जो उसमें गैस निकलता है उसको हम कहते हैं फ्लू गैस। आ गैस
ઉદ્યોગ, बिजली उत्पादन એકમ અને અન્ય દહન આધારિત પ્રણાલીઓમાં ચીમનીથી બહાર निकले છે। अब आइए दोस्तों, एकदम हाई क्वालिटी यूपीएससी की तैयारी वाला कंटेंट, मतलब इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीएससी जीपीएससी समान अध्ययन विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इस कोर्स को पढ़ के अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। हिंदी माध्यम, क्योंकि इसमें मैं ऑथेंटिक बुक्स को इस बोर्ड पे रख के पढ़ाया हूँ, तो ऑथेंटिक बुक्स का मतलब हो गया कि जैसे अगर हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केसी श्रीवास्तव है, अगर हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो बेयर एक्ट है। ऐसे किताबों को रख करके अगर हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो इग्नू का जो पर्यावरण है वो, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान है, कला संस्कृति है, पर्यावरण है, ये तीनों कोर्स हो चुका है। इतिहास अभी चल रहा है, भूगोल ये कोर्स हो चुका है, राज व्यवस्था ये कोर्स हो चुका है, अर्थव्यवस्था और विज्ञान तकनीक अभी बाकी है। 1 साल का वैलिडिटी है, 7,999 रुपया में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब आइए 73 नंबर क्वेश्चन, नीचे ना विधानों ऊपर विचार करो। मानस राष्ट्रीय उद्यान ભૂટાનના રોયલ માનસ નેશનલ પાર્કની સાથે એકીકૃત છે। માનસ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન બ્રહ્મપુત્રા નદીના કિનારે આવેલ છે। 1973માં પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત આ જ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનથી કરવામાં આવી હતી। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચું સાચા છે? A 1-2, B 1-3, C ફક્ત 3, D 1-2 અને 3। जवाब છે B 1 અને 3। देखिए क्या है, आखिर ये अचानक से मानस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे क्यों पड़ गए हम प्रश्न में? तो देखिए, हाल में जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में प्रकाशित एक शोधना मुजब मानस नेशनल पार्क में वाघों बस्ती सतत बढ़ी रही है। अच्छी बात है। शोधकर्ताओं मुजब वाघों संख्या 2030 सुधी बमनी थई जवानी संभावना है। मानस नेशनल पार्क में बाघों बस्ती घनता में पण उल्लेखनीय वृद्धि थई है। हमारे 2 स्टेटमेंट तो आ गए। कितनी वृद्धि हुई है? तो 2011-12 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 1.06 पुख्त वय थी बढ़ीने 2018-19 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 3.64 पुख्त वय थई गए छे। मतलब पहले 100 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज 1.06 बाघ था, मैंने 1 बाघ था मोटा मोटी। अब ये बढ़ के 3.64 यानी अब 4 कह दीजिए कि 4 बाघ है। 2021 में मानस नेशनल पार्क में 44 पुख्त वयना बाघोना होवानी पुष्टि थई हती। मानस राष्ट्रीय पार्क भारतना असम राज्य में आवेल एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान अने बाघ अभयारण्य छे। आ उद्यान पोतानी जैव विविधता अने वनस्पतिओ अने दुर्लभ जीव जंतुओं माटे विश्व प्रसिद्ध है। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि तेने यूनेस्को विश्व वारसा स्थलना रूप में मान्यता प्राप्त है। ये है कहाँ? तो आ राज्यना बोडोलैंड क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदीनी उपनदी मानस नदीना किनारे आवेल छे, इसीलिए कहते हैं मानस नेशनल टाइगर। और आप अगर इसके नक्शा को देखिएगा तो ये ऊपर से भूटान से सटता है। तो उद्याननी सीमा भूटान थी लागे छे अने आ भूटानना रॉयल मानस नेशनल पार्कनी साथे एकीकृत छे। दोनों साथ है, क्योंकि जानवर को थोड़े वीज़ा मांगिएगा कि हमरे इधर आने के लिए चाहिए या पासपोर्ट की बोलो भारत के हो कि न। 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण माटे
અહીંયા પ્રોજેક્ટ टाइगરની શરૂઆત કરવામાં આવી। अब आइए दोस्तों 74वां प्रश्न। क्या मज़ा आ गया। करंट अफेयर्स में एसर्शन रीजन का सवाल। जरा सोचिएगा कि कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा। वाक्य 1, पश्चिमी घाट विश्व में जैव विविधताना 8 हॉटस्पॉट में एक मानवा आवे छे। मानवामां मैकॉक्स सिलेनस पश्चिमी घाटनी स्थानिक प्रजाति है। देखिए पर्यावरण का सवाल और वो भी कथन कारण। ऊपरना विधानों बाबत में नीचेना माथी कयु साचू है। एक साचू है। विधान 1 और विधान 2 बन्ने साचा है। विधान बी ए विधान 2 विधान 1 नी साची व्याख्या करे छे। विधान 1 और विधान 2 बन्ने साचा है। विधान 2 विधान 1 नी साचू व्याख्या करतु नथी। विधान 1 साचू छे परंतु विधान 2 खोटू छे। विधान 1 खोटू छे अने विधान 2 साचू छे। तो इसका आंसर है बी। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। देखिए क्या है। 26 नवंबर 2024 नी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पश्चिमी घाट थी संबंधित विशेषज्ञ समितिए गोवा में पारिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव एरिया ना रूप में ओळखायेला गामों सर्वेक्षण शुरू करी देवामां आव्युं छे। गोवाना 108 गामोनी आ विशेषज्ञ समिति द्वारा परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रना रूप में ओळख करवामां आवी। अब आइए जो असली प्रश्न था। पश्चिमी घाट ने दुनिया में जैव विविधताना 8 सौथी महत्वपूर्ण स्थल मांथी एक मानवामां आवे छे। 8 हॉटस्पॉट में से भारतना लगभग 6% क्षेत्र ने कवर करनारा पश्चिमी घाट में घनी प्रजातिओ स्थानिक है। जेम के नीलगिरी तहर, इसको बायोलॉजिकल नाम है हेमीट्रैगस हाइलोफियस, अने सिंह पूछड़ी वालो मैकॉक मैकाका सिलेनस। भारतना 50% उभयचर एम्फीबियन अने 67% माछली प्रजाति आ क्षेत्रना स्थानिक है। पश्चिमी घाट महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्रना रूप में पण कार्य करे छे। पश्चिमी घाटना घना क्षेत्रों ने संरक्षित क्षेत्रना रूप में नामांकित कराया छे। जेमा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जेवा राष्ट्रीय उद्यान अने वन्यजीव अभयारण्य शामिल छे। अब हम लोग आगे बढ़ें। किसी भी शिक्षक से आप एक बार पूछिए कि तैयारी की शुरुआत किससे करें, तो वह शिक्षक आपको कहेगा एनसीईआरटी कोर्स। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तलाटी का कर रहे हैं ना आईएएस का कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए। तो उसके लिए विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और विश्वास लर्निंग ऐप पर हिंदी माध्यम बुक ही हिंदी में है। इसमें तो इतिहास आपको 6 से 12, भूगोल आपको 6 से 12, संविधान यानी राजनीति शास्त्र 6 से 12, सामान्य विज्ञान 6 से 10, अर्थव्यवस्था 9 से 12, कला संस्कृति 11-12 और समाज शास्त्र 11-12 का मिलेगा। इसमें लगभग 850 वीडियो है और लगभग 950 घंटे का क्लास। मात्र 3999 में ये पूरा एनसीईआरटी कोर्स जो है आपको मिलेगा। तो आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अपने गुणवत्ता को सुधारिए। अब आइए हम लोग 75वें क्वेश्चन पर आ गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ना संदर्भ में नीचे ना माथी कयु विधान असत्य छे। ए COP19 ना दरमियान भारत और फ्रांसे संयुक्त रूप थी लॉन्च कर्यु हतु अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को।
ઘાના અને સેશલ્સને આફ્રિકા ક્ષેત્ર માટે તેના ઉપાધ્યક્ષ ચૂંટવામાં આવ્યા સ્કોપ 19 में। તેમાં એવા દેશ સામેલ છે જે કર્ક અને મકર વૃત્તના વચ્ચે છે और તેના મુખ્યાલય ભારતના ગુરુગ્रामમાં આવેલ છે, यानी गुड़गांव। गलत स्टेटमेंट यही है। तो अब जरा इसका व्याख्या देखें कि आखिर क्यों ये प्रश्न हमने आपको सेट किया। हमेशा ध्यान रखिए, प्रश्न के पीछे नहीं भागना है, प्रश्न किस कारण से पूछा गया है उसकी जानकारी लेनी है। हाल में भारत ने 2024-26 માટે आंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष चूंटी लेवामां आवेल छे। यानी IC से एक काउंटर क्वेश्चन निकल जाए कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन है, भारत, फ्रांस, घाना, सेशल्स, ऐसे करके। तो ये एक तलाटी लेवल का पेपर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि दो तैयारी अलग नहीं है, तैयारी एक ही है। बड़ा करिए, छोटा अपने आप आ जाएगा। તેની સાથે જ ફ્રાન્સને આ સંગઠનના સહ અધ્યક્ષના રૂપમાં ચૂંટવામાં આવ્યું છે। ISA એસેમ્બલી એ અસ્થાયી સમિતિ માટે 8 ઉપાધ્યક્ષોની પણ ચૂંટણી કરી। તેમની ચૂંટણી IASAની 4 ક્ષેત્રીય શ્રેણીઓમાંથી કરવામાં આવ્યું છે અને દરેક ક્ષેત્રીય શ્રેણીમાં 2 प्रतिनिधियों शामिल છે। जरा समझिए इसको, देखिए आगे। आफ्रिका क्षेत्र माटे घाना અને સેશલ્સને ઉપાધ્યક્ષ ચૂંટવામાં આવ્યા। એશિયા અને પ્રશાંત क्षेत्र माटे ऑस्ट्रेलिया અને श्रीलंका ने उपाध्यक्ष चूंटवामां આવ્યા। भारत अध्यक्ष ही है, तो अब एशिया से दोबारा उपाध्यक्ष भारत कैसे बनेगा। लैटिन अमेरिका અને कैरेबियन माटे ग्रेनेडा અને सूरीनाम ने उपाध्यक्ष चूंटवामां આવ્યા। यूरोप અને अन्य माटे जर्मनी और इटाली ने उपाध्यक्ष चूंटवामां આવ્યા। कितना प्रश्न बन गया देखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जेने भारत और फ्रांसे संयुक्त रूप थी कर्या छे, पण COP21 में 19 में नहीं। पहला स्टेटमेंट जो था 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 में सम्मेलन में लॉन्च करियो हतु। हम स्टेटमेंट क्या दे दिए थे, COP19 दे दिए थे। अब आइए आगे बढ़ें। तेनो उद्देश्य सौर ऊर्जाना उपयोग ने प्रोत्साहन आपवू અને સૌર ઊર્જાથી સંબંધિત તકનીકોમાં સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે, જેથી આબોહવા પરિવર્તનના પડકારોને સામનો કરી શકાય અને ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપી શકાય। આ ગઠબંધનમાં દીજે અગલા સ્ટેટમેન્ટ એવા દેશ સામેલ છે જે કર્ક અને મકર રેખા વચ્ચે આવેલ છે। कारण इसी 2 रेखा के बीच में तो हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं कि सूर्य की रोशनी सालों भर सीधी पड़ती है, तो सोलर एनर्जी वहीं तो मिलेगा। तो इसीलिए जो है ये लिखे हैं जहाँ वर्ष भर सूर्यनी ऊर्जा पुष्कल प्रमाण में उपलब्ध रहे। अब देखिए इसका मुख्यालय इंटरनेशनल सोलर अलायंस નું मुख्यालय भारतना गुरुग्राम में आवेल છે। अब क्या करिएगा, जीपीएससी के पेपर में भी मुख्यालय ही ले लेता है, नहीं तब तो ये मुख्य मथक होना चाहिए तो अच्छा गुजराती हो। लेकिन परीक्षा में भी यही होता है, हम लोग को भी मजबूरी में यही रखना पड़ता है। तेनों लक्ष्य 2030 સુધી 1000 गीगावॉट ने सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करवानो અને सौर परियोजनाओं में रोकाण વધારવાનો છે। अब आइए दोस्तों, यह कोर्स गुजराती में लॉन्च किया गया है। आप अगर केवल इतिहास जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक अर्वाचीन यूपीएससी जीपीएससी लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। ये QR कोड है और वहाँ नवा अभ्यासक्रम मुजब गुजराती माध्यम का मतलब कि पीपीटी तो प्योर गुजराती है और लेक्चर भी हम जैसे अभी गुजराती में आपको बोल रहे हैं तो कुछ जगह गुजराती भी है, कुछ जगह हिंदी भी है, लेकिन गुजराती है तो इस तरह से मिलेगा। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत मिलेगा।
750 रुपया मात्र। पूरा इतिहास यूपीएससी लेवल का तोमर सर का मिलेगा आपको। अब आइए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 76, नीचे ना विधानों पर विचार करो। 5G मिलीमीटर वेव 24 गीगाहर्ट्ज थी, 100 गीगाहर्ट्ज ना बच्चे रेडियो आवृत्तिनो उपयोग करे छे। हाँ, मज़ा आ गया। साइंस टेक आते ही मैंने पर्यावरण थोड़ा इजी पड़ता है, साइंस टेक आते ही मज़ा आ जाता है। मिलीमीटर वेव थी, लांबा अंतर सुधी सिग्नल मोकली शकाय छे। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચું સાચા છે? ફક્ત એક, ફક્ત બે, ફક્ત એ અને બે, એક અને બે બંને, ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्यों पूछा गया? तो हाल में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. इतने गो प्रश्न हो सकता है तलाटी परीक्षा में पूछ दे कि C. नो पूरू नाम सूच। तो आप अगर ये देख रहे हैं तो तुरंत याद आ जाएगा, करे सर बोले थे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो अब देखिए, ए 5G कनेक्टिविटी सुधार माटे IIT रुड़की ना साथे एक समझौती पर हस्ताक्षर करिए। हमें याद आ रहा है, कल हम अपने क्लास में अचानक से लड़के को बताने लगे थे कि इंजीनियरिंग में बेस्ट संस्थान सब कौन है। तो उसमें हमने बताया था कि अब तो IIT हो गया, लेकिन पहले ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज होता था और उसका एग्ज़ाम अलग होता था, ऑल इंडिया बेसिस पे होता था। आ समझौती ना द्वारा 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी माटे मिलीमीटर वेव ट्रांसवीवर जो है विकास करवामा आवी रह्यो छे। अब क्या है? तो मिलीमीटर वेव नो उपयोग करी 5G नेटवर्क में हाई स्पीड अने ओछी विलंबता, लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि जब आप मोबाइल खोलते हैं तो चक्री घूमने लगता है। जितना कम चक्री घूमे, खोलें ऐसे बटन दाबें और सामने आ जाए, तो इसको कहते हैं निम्न लेटेंसी। हर मोबाइल में लेटेंसी है। आप मोबाइल को ओपन करने जाइए तभी दिख जाएगा कि आप जो उसमें नंबर डाले हैं, नंबर डाल के बटन दाबिए तो 2 सेकंड 3 सेकंड लग जाता है। अब आइए, 5G मिलीमीटर वेव 24 गीगाहर्ट्ज थी, 100 गीगाहर्ट्ज ना बच्चेनी रेडियो आवृत्तिनो उपयोग करे छे। आ मोटा डेटा ट्रांसफर ने झड़पथी संभव बनावे छे। सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा भेज पाएंगे जल्दी। मिलीमीटर वेवनी कवरेज रेंज मर्यादित होय छे, जेनाथी लांबा अंतर सुधी सिग्नल मोकलवामां समस्या थाय छे। मतलब इसके लिए हमको टावर नज़दीक नज़दीक लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये काम करेगा। अब आइए 77, मुझे याद आ रहा है ये 5G वाला कि जब कोरोना था तो क्लास वगैरह बंद हो गया था। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा, मैं कहा जरा 1G से लेके 5G का पूरा इतिहास लिख देते हैं। तो लिख डाले, और उसमें ये बोर्ड नहीं था, वाइट बोर्ड पर, और मैं उसमें उतना टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ भी नहीं था। सामने वो दाल का डिब्बा रख के, और डिब्बा पर ऐसे मोबाइल रख करके, स्टैंड भी नहीं था, और मैं वो पढ़ाया था। और मैं अपने उन बच्चों को थैंक यू बोलूँगा जो उसको 1.5 घंटा करीब पढ़ा था। हर आधे घंटे के बाद लाइव लिंक था, तो वो लिंक जो है वो कैंसिल हो जाता था। वो जो कौन कौन है कंपनी जो देता है सेवा, क्या नाम है? जूम। हाँ, तो जूम मीटिंग पर वो क्लास लिए थे और 1.5 घंटा लिए थे क्लास। 1G से लेके 5G तक का विशेषता बताए थे। अब आइए 77, नीचे ना विधानों पर विचार करो। मैं आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि ये विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के अहमदाबाद में 410 RBS रत्ना बिजनेस स्क्वायर आश्रम रोड अहमदाबाद में चलता है। किसी भी प्रकार का इंक्वायरी आपको लेना हो तो 9428804128 पर ले सकते हैं।
और ये जो QR कोड आप देख रहे हैं ये विश्वास लर्निंग ऐप का है। तो इससे आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर कई कोर्स हैं और वो मैं बता भी रहा हूँ आपको साथ साथ। उस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने तैयारी को नया अंजाम दे सकते हैं। अब आइए 77, नीचे ना विधानों ऊपर विचार करो। सेल आधारित बायो कम्प्यूटर में जीवंत कोषोने कम्प्यूटेशनल उद्देश्य माटे उपयोग करवामां आवे छे। क्रिस्पर Cas9 तकनीक जीन एडिटिंग में सहाय करे छे। ये क्रिस्पर आज आपको करंट बना के पढ़ा रहे हैं, हमको याद है हम इसको 2020 में पढ़ाए हैं क्लास में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा जो गुजराती में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी किताब है उसके तीसरे या चौथे एडिशन में ही हम ये लिखे हैं। ऊपर ना पैकी कयु कया विधान साचू साचा छे, फक्त एक फक्त बे, एक ने बे बन्ने, उपरोक्त माथी एक पण नहीं। सी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्यों है? तो हाल में कोलकाता आवेल साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ना शोधकर्ताओं, जब हम ट्रेडिशनल साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं तो भारत के लगभग 30 से अधिक वैसे साइंस एंड टेक के संस्था के बारे में पढ़ाते हैं जिसकी स्थापना आज़ादी के आसपास हुई है। तो उसमें ये भी पढ़ाते थे कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। बायो कंप्यूटर ने आनुवांशिक रूप थी इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, जेनेटिकली इंजर्ड बैक्टीरिया नो उपयोग करीने बनाववामां आवे छे। आ बैक्टीरियल कंप्यूटर कृत्रिम चेता नेटवर्कनी जेम व्यवहार करता हता। तेमा इंजीनियर बैक्टीरिया दरेक प्रकार एक बैक्टो न्यूरॉन हता, जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र है में न्यूरॉन होता है। सेल आधारित बायो कंप्यूटर एक उभरती तकनीक छे जेमा जीवंत कोषोनो कंप्यूटेशनल उद्देश्य माटे उपयोग करवामां आवे छे। देख लीजिए ये स्टेटमेंट आ गया। बायो कंप्यूटर में जीवंत कोष डेटा प्रोसेसिंग अने स्टोरेज माटे उपयोग में लेवाय छे। आ उद्देश्य माटे डीएनए, आरएनए अने प्रोटीन इनपुट प्रोसेसिंग अने आउटपुट माटे उपयोग थाय छे। और क्रिस्पर Cas9 जेवी तकनीको जीन एडिटिंग अने प्रोसेसिंग में मदद करे छे। अब आइए एकदम प्योर गुजराती में क्लास। आप जो है विश्वास लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए। अभी गुजरात में मैक्सिमम एग्जाम है जिसमें निबंध कर दिया गया है। तो MS राणा साहब जो कि GPSC के भूतपूर्व मेंबर रहे हैं, वो 32 अगत्यना निबंध पर लेक्चर लिए हैं। STI, PSI, GPSC, DYSO, UPSC, RFO सब में आपको काम आएगा। अब MS राणा साहब तो गुजराती ही हैं, तब PPT भी गुजराती है और राणा साहब भी गुजराती में ही समझाए हैं। तो गुजराती माध्यम 32 निबंध, फैकल्टी MS राणा, पूर्व सभ्यों GPSC, पूर्व सभ्य GPSC, खाली 199 रुपया। एक आदमी नहीं दे पाएगा आपको इतना सस्ता क्लास, इतना गुणवत्ता वाले शिक्षक से मात्र 199 में। तो आप ये निबंध ले सकते हैं। अब आइए 78, नेफिथ्रोमाइसिन 6 एंटी फंगल मेडिकेशन, एंटी वायरल मेडिकेशन, एंटी डिप्रेशन और एंटीबायोटिक। जवाब है डी, एंटीबायोटिक है। अब ये क्यों एंटीबायोटिक पूछा गया? तब 20 नवंबर 2024 से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च करी। आ एंटीबायोटिक रोगाणुरोधी प्रतिरोधनी समस्या ने ध्यान में राखीने विकसित करवामां आवेल छे। नेफिथ्रोमाइसिन ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसिस्टेंस काउंसिल BIRAC ना समर्थन थी विकसित करवामां आवेल छे। और फार्मा कंपनी वॉलकॉड है
और मिकनॉव जो इसको बाजार में उतारा है। अब आइए 79 मिसाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लांबा अंतરના લેન્ડ અટેક ક્રૂઝ મિસાઇલ LRLACMના સંદર્ભમાં નીચેના વિધાનો પર ધ્યાન આપો। આ નિર્ણય LRLACMનું અદ્યતન સંસ્કરણ છે। તેનો વિકાસ DRDO દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। આ તેની રેન્જ 2000 કિલોમીટર છે। ઉપરના પૈકી કેટલા વિધાન સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, ફક્ત 3, બધા 3, ફક્ત नहीं બધા 3 उपरोक्तમાંથી एक પણ नहीं। तो आंसर है बी, 2 स्टेटमेंट सही है। पहले ये क्यों हमने पेपर सेट किया? तो हमने कहा है आपको कि मैं सितंबर से लेकर के मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर करूंगा। तो अभी हम साइंस टेक में नवंबर में आए हैं, यानी कल जो आएंगे वो दिसंबर होगा, परसों जो आएंगे वो जनवरी होगा। तो इस तरीक़ा से और फिर हम बैक हो जाएंगे। 12 નવેમ્બર 2024ના રોજ રક્ષા સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન DRDO એ લાંબા અંતરની લેન્ડ અટેક ક્રૂઝ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું। ક્યાંથી કર્યું? તો આ પરીક્ષણને ઓડિશાના ચાંદીપુર નજીક एकीकृत परीक्षण रेंज કરવામાં આવ્યું। अब अगर आपसे पूछ दे कि मिसाइल परीक्षण केंद्र निम्न में से कहाँ है? चांदीपुर उड़ीसा, कटक उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। देख रहे हैं, छोटा परीक्षा में यही पूछ देगा और क्या है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। DRDO द्वारा प्रदान करेली माहितीना मुजब आ निर्भय LRALACM નું एक નવું અદ્યતન સંસ્કરણ છે। देख लीजिए, दूसरा स्टेटमेंट भी सही निकला। आ लांबा अंतरनी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रेंज 1000 किलोमीटर नीचे, ये गलत हो गया, वहाँ 2000 था ऑप्शन में। भारत में निर्भय एक मुख्य लांबा अंतरनी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जेनी रेंज 1000 किलोमीटर थी बधु छे। और अब आ जाइए, करंट अफेयर्स का ये एक तरह से आपको वेद दे रहे हैं या गीता। एक इंटरनेशनल रिलेशन पर स्पेशल मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वर्ल्ड फोकस। उसका क्लास प्लस योजना कुरुक्षेत्र तो पढ़ना ही है। तो विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इस कोर्स पे जाइए। मात्र 199 रुपया में ये आपको मिलेगा, लेकिन वैलिडिटी खाली 2 महीना है। हिंदी माध्यम, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, वर्ल्ड फोकस मैगजीन, और फी 199 फक्त અને मात्र 2 महीना माटे, क्योंकि करंट है ना, हर महीने 2 महीने पर ये जो है आपको रिवाइज होता रहेगा। अब आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन। नीचे ना विधानों पर विचार करो। वाक्य 1, ए मिसाइल जेनी गति 3 થી 5 મેકના વચ્ચે હોય છે તેને હાઇપરસોનિક મિસાઇલ કહે છે। वाक्य 2, તેમાં સ્ક્રેમજેટ બલતનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ઉપરના વિધાનોની બાબતમાં નીચેનામાંથી કયું એક સાચું છે? વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે। વિધાન 2 વિધાન 1ની વ્યાખ્યા કરે છે। વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે। વિધાન 2 વિધાન 1ની વ્યાખ્યા સાચી વ્યાખ્યા કરતું નથી। વિધાન 1 સાચું છે, વિધાન 2 ખોટું છે, અને વિધાન 1 ખોટું છે, વિધાન 2 સાચું છે। તો આન્સર है डी, विधान 1 खोटू છે અને विधान 2 સાચું છે। लेकिन पहले वही करंट क्यों है? 16 નવેમ્બર 2024 में रक्षा संशोधन અને विकास संगठन ए लांबा अंतरनी हाइपरसोनिक मिसाइलनी सफल उड़ान परीक्षण કર્યું। आ मिसाइल ने ओडिशाना किनारानी दूर डॉक्टर APJ कलाम टापूथी लॉन्च करवामा आव्યું। वहाँ चांदीपुर लिखा हुआ था इसलिए। अब आइए, तेने डॉक्टर APJ कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्सनी प्रयोगशालानी साथे साथे DRDOनी विविध प्रयोगशाला ने उद्योग भागीदारों द्वारा स्वदेशी विकसित करवामा आव्યું છે। आ मिसाइल विविध पेलोड लई जई सके छे अने तेनी रेंज 1500 किलोमीटर है।
हाइपरसोनिक मिसाइल एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है जे ध्वनिनी गति थी 5 गुना। जब ध्वनि के गति से के बराबर होता है कोई स्पीड तो उसको 1 मैक कहते हैं। तो 5 गुना यानी 5 मैक थी વધુ ઝડપથી ગતિ થી ચાલવામાં સક્ષમ છે। હાઇપરસોનિક મિસાઇલ મુખ્ય રૂપથી 2 પ્રકારના હોય છે, હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ અને હાઇપરસોનિક ગ્લાઇડ વ્હીકલ। હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित थाय छे। स्क्रैमजेट इंजन का एक क्या है खासियत कि वो वायुमंडल से ही ईंधन ले लेता है, उसमें भरने की जरूरत नहीं पड़ता है, जे तेने वायुमंडल ना अंदर उड़ान भरवामा सक्षम बनावे छे। तो इस प्रकार से आज ये आपका 10 प्रश्न पूरा हो गया। कल फिर हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।